पाठशाला में मैं आपको लगातार हिंदू चोल राजाओं के बारे में ऐसी ऐसी बातें बता रहा हूं जो आपने शायद ही सुनी या फिर पढ़ी, क्योंकि मैंने आपको बार बार याद दिलाया हमारा सिलेबस तो मुगलों को महान बताने में ही खत्म हो जाता है। उनकी महानता बताइए ना बॉस, लेकिन जो हिंदू चोल राजाओं ने किया उसको भी दिमाग में कूट कूट के वैसे ही भरिए जैसे उनका भरते हैं। एक आधा दो चार पन्ना पढ़ के निकाल देने में मत विश्वास रखिए। हिंदू चोल राजाओं के बारे में अगर विस्तार से बताया और पढ़ाया गया होता तो हम ये जान पाते कि मुगलों से बरसों पहले हिंदू चोल राजाओं ने वो काम कर दिए जो हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। चोल साम्राज्य का विस्तार हो, उनकी नेवी, उस जमाने में नेवी थी उनके पास, या फिर उनके वैज्ञानिक प्रयोग, ये सब मैंने आपको बताया है कितना समय से आगे थे। आज चोल साम्राज्य के लोकतंत्र का चैप्टर खोल रहा हूं और आपको बताता हूं कि 1200 साल पहले हिंदू चोल राजाओं के दौर में लोकतंत्र उस रूप में था जिसकी बात हम आज करते हैं। मुगलों में तो लोकतंत्र था ही नहीं, वहां तो तलवार की नोक पे था। लेकिन हिंदू चोल राजाओं के जमाने में चुनाव आयोग भी था, लोकतंत्र भी था। वहां चुनाव करवाने और चुनाव लड़ने का एक सिस्टम था। वहां दागियों के लिए भी नियम था, और ऐसा ऐसा नियम कि आज अगर भारत फॉलो कर ले हिंदू चोल राजाओं के उस चुनाव सिस्टम को, तो देश में जो राजनीति के नाम पर गंदगी होती है वो बंद होती है। भारत में आज जो शासन और चुनाव व्यवस्था है, पंचायती राज व्यवस्था है, आज से 1200 साल पहले चोल साम्राज्य में ये सारी व्यवस्थाएं थी, लागू थी। चोल साम्राज्य के दौरान शासन व्यवस्था बहुत सुनियोजित थी। ऐसा नहीं था कि राजा ही पूरे साम्राज्य पर शासन करता था। चोल साम्राज्य में शासन व्यवस्था को 4 भागों में बांट दिया गया था। सबसे पहले मंडल आता था, जैसे आज के समय में मंडल हुआ करते थे। एक मंडल में कई डिवीजन होते थे जिन्हें वाला नाडु कहा जाता था। यही सिस्टम आज भी है। उसके बाद जिला प्रशासन होता था जिसे नाडु कहते थे, जैसे आज जिलों के डीएम होते हैं। और फिर गांव की व्यवस्था आती थी जिसे कुर्रम कहते थे। उस जमाने में सोचिए ये सब हो चुका था। पूरे चोल साम्राज्य को इसी तरह से मंडलों में बांटा गया था और हर मंडल का प्रशासक चुनाव के जरिए सेलेक्ट किया जाता था। मतलब ये नहीं कि राजा ने चुन दिया और हो गया। राजा था लेकिन लोग चुनते थे। चोल राजाओं ने जो शासन व्यवस्था बनाई थी उसी आधार पर पंचायती राज व्यवस्था भारत में चल रही है। चोल साम्राज्य के दौर में गांव में कैसे चुनाव होते थे, कैसे महासभा चुनी जाती थी, वो आपको बताता हूं। गांव में महासभा के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव जनता करती थी। हर गांव में 30 वार्ड होते थे जिसके सदस्य भी चुनकर आते थे। राजा नहीं चुनता था, लोग चुनते थे। वार्ड सदस्य का चुनाव कुडा ओलाई सिस्टम से होता था, जिसमें जनता उम्मीदवारों के नाम पत्तों पर लिखकर एक डिब्बे में डाल देती थी। जैसे बैलेट पेपर से मतदान होता था हमारे यहां कुछ साल पहले तक, वैसे उस जमाने में पत्ते पर लिखकर और कैंडिडेट का नाम डाल देते थे। 1200 साल पहले ये कर रहे थे हिंदू चोल राजा। लोकतंत्र, राजा होते हुए लोकतंत्र। जिस उम्मीदवार का नाम सबसे ज्यादा पत्तों पर लिखा होता था वो जीत जाता था। सभी वार्ड सदस्य मिलकर गांव की महासभा का गठन करते थे। गांव से जुड़े सभी महत्वपूर्ण फैसले महासभा लेती थी। आज जो गांव, तालुका और जिला में शासन व्यवस्था आप देखते हैं वो चोल राजा बहुत पहले अपना चुके थे। मुगलों के दौर में ये सारी व्यवस्थाएं गायब हो गई थी। उसके बाद अंग्रेजों ने इसे फिर से स्थापित करने की कोशिश की। ऐसा नहीं था कि गांव के चुनाव हैं तो कोई भी इंसान चुनाव लड़ सकता। चुनाव में क्वालिफिकेशन के भी कुछ नियम थे, चोल राजाओं ने रखे थे। वो नियम क्या थे भाई, जो मैं कह रहा हूं कि आज लागू हो जाएं तो देश का पॉलिटिकल सिस्टम सुधर जाए। पहले सुनिए कि क्या क्या एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया था। कि पहले तो उम्मीदवार के पास खुद का मकान होना चाहिए, खेती के लिए एक अपनी जमीन होनी चाहिए, उम्र 35 से ज्यादा और 70 से कम होनी चाहिए, वेदों का ज्ञान होना चाहिए, पिछले 3 साल में एक ही पद पर ना रहा हो, यह भी क्राइटेरिया था। और वेद का ज्ञान मतलब पढ़ा लिखा हो। 8वीं 10वीं फेल जो आजकल सीएम से पता नहीं क्या क्या बन जाते हैं, वो नहीं चलता। इसके अलावा डिस्क्वालिफिकेशन के भी नियम थे, जिसके मुताबिक आय से अधिक संपत्ति होने पर अयोग्य घोषित कर दिया जाता था कैंडिडेट को। 1200 साल पहले का हाल बता रहा हूं।
भ्रष्टाचार का दोषी पाए जाने पर उम्मीदवार और उसका परिवार और रिश्तेदार अगली 7 पीढ़ी तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित हो जाते थे। 7 पीढ़ी। देख रहे हैं कितना कठोर नियम था कि जो पॉलिटिकल सिस्टम बन रहा है उसमें अयोग्यता कतई बर्दाश्त नहीं होगी। तो इतना डरा दो कि 7 पीढ़ी तक कोई लड़ ही नहीं पाएगा, कि कोई सोचे ही नहीं गलत करने। टैक्स नहीं जमा करने पर चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। ये सब आज लागू कर देना चाहिए। यहां आप काबिल हैं नहीं हैं कुछ मायने ही नहीं रखता। जात पात करो, वोट लाओ, पैसा लाओ, लड़ लो। अपराधी झूठ बोलने वाले शराबी हों तो चुनाव नहीं लड़ सकते। विवाह के बाद भी गैर महिला से संबंध रखने वाला चुनाव नहीं लड़ सकता। मतलब नेता आएगा तो एकदम प्योर, कोई उस पर उंगली नहीं उठा सकता। यह था हिंदू चोल राजाओं का पॉलिटिकल सिस्टम आज से 1200 साल पहले। चोल साम्राज्य में जनता के पास अपने प्रतिनिधि चुनने के साथ एक और खास अधिकार था, और यह आज भी होना चाहिए। जनता के पास राइट टू रिकॉल का अधिकार था बॉस। उस जमाने में सोचिए, राइट टू रिकॉल। जनप्रतिनिधि को जनता उसके पद से हटा सकती थी। जनप्रतिनिधि अपना काम सही से नहीं कर पा रहा हो, तो जनता की उम्मीदों के मुताबिक काम न कर रहा हो, तो जनप्रतिनिधि पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हों, तो जनता उसे हटा सकती है। राइट टू रिकॉल, वापस आओ, तुम नहीं चलोगे, कोई और जाएगा। उस जमाने में सोचिए क्या शानदार लोकतंत्र स्थापित किया था हिंदू चोल राजाओं। आप में से कितनों को पता था? राइट टू रिकॉल के लिए गांव की जनता बहुमत से जिसे हटाना होता उसके खिलाफ आवाज उठाती थी, जिसके बाद महासभा उस प्रतिनिधि को हटा देती। चोल राजाओं की शासन व्यवस्था का जिक्र आज भी शिलालेखों में मौजूद है, और ये बातें हवा हवाई नहीं, इनका आधार है। चेन्नई से लगभग 90 किलोमीटर दूर एक गांव है उत्तरा मेरूर, जहां चोल राजाओं के दौर के शिलालेख एक मंदिर में आज भी मौजूद हैं। यह तस्वीर उस मंदिर की है, और इस मंदिर की दीवारों पर चोल राजाओं की शासन व्यवस्था के बारे में बताया गया है। इन शिलालेखों में जनप्रतिनिधियों का व्यवहार कैसा होना चाहिए, उनकी योग्यता अयोग्यता, इसके बारे में लिखा गया है। यह शिलालेख चोल राजा परांतक साल 920 के समय के, लेकिन आप में से ज्यादातर लोगों को नहीं पता हो, क्योंकि स्कूल का डेलीगेशन जा रहा हो या बड़े बड़े लोग जा रहे हो, वो ताजमहल का ऐसे दूर से फोटो पकड़ के, टोटी पकड़ के फोटो ही खिंचाने में सीमित रहे। प्यार की निशानी है ये बता के आपको वहां से आगे बढ़ने ही नहीं दिया जाता। दिखाइए ना भाई, वो भी दिखाइए, लेकिन ये भी तो है। कितने स्कूल के लोग अपने बच्चों को ये दिखाने ले जाते हैं, बताइए। आपको कुछ दिन पहले बताया था कि ऐसा मंदिर बना दिया हिंदू चोल राजाओं ने, जिसके ऊपर हजारों टन का एक पत्थर रखा है। कैसे चढ़ा लोगों को समझ ही में नहीं आता है। उस जमाने में वो टेक्निक, कितने स्कूल के बच्चों को लेकर जाया गया है वहां पर, कॉलेज के बच्चों को लेकर लाया जाया गया कि देखो क्या साइंस रहा होगा। नहीं, चलो फोटो खींचा के आते हैं। लोकतंत्र और शासन व्यवस्था के बाद आपको चोलों के टैक्स सिस्टम के बारे में भी बताता हूं। मुगल के दौर में धर्म के आधार पर टैक्स लिया जाता था, जिसे जजिया कहते थे। जजिया कर गैर मुसलमानों से लिया जाता था, और जजिया नहीं देने पर अत्याचार होता था, मारपीट की जाती थी, यहां तक कि मंदिर तक तोड़ दिए जाते थे। इसके अलावा तीर्थ यात्रा टैक्स भी लगता था, जिसमें गैर मुसलमानों को तीर्थ पर जाने से पहले बादशाह को टैक्स देना पड़ता था। लेकिन चोल साम्राज्य में टैक्स सिस्टम ऐसा था जिससे हर वर्ग के लोग संतुष्ट थे। चोल साम्राज्य में टैक्स के लिए गांवों की 3 कैटेगरी बना दी गई। पहली कैटेगरी में वो गांव थे जहां हर वर्ग और धर्म के लोग रहते थे और खेती करते थे। इन गांवों से भू राजस्व के रूप में टैक्स कलेक्ट किया जाता था। दूसरी कैटेगरी में ब्रह्मदेया गांव आते थे, यानी वो गांव जहां ब्राह्मण रहते थे, जो लोगों को शिक्षा देते थे, वेदों के जानकार और शिक्षा देने का काम करते थे। इस गांव से टैक्स नहीं लिया जाता। मतलब चोल राजाओं को पता था कि शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए और उन पर आर्थिक बोझ नहीं डालना चाहिए। और ब्राह्मण तो वैसे ही भिक्षा मांगकर खा रहे थे। तीसरी कैटेगरी में देवदान गांव आते थे, यानी भगवान को दान कर दिए गए गांव।
यहां से मिलने वाला टैक्स सीधे मंदिरों में जाता था, जिससे मंदिरों का रखरखाव किया जाता। इस टैक्स सिस्टम के कारण चोल काल में मंदिरों की संपत्ति बहुत बढ़ गई और इसका इस्तेमाल मंदिर प्रशासन लोगों की मदद के लिए करता था। जरूरतमंद लोगों को मंदिर पैसा देता था। कुएं और तालाब भी मंदिर की तरफ से बनवाए जाते थे। किसानों को खेती में मदद की जाती थी मंदिर की तरफ से। यह था उस वक्त का हिंदू चोल राजाओं का टैक्स सिस्टम। कोई भेदभाव नहीं, तर्क संगत। चोल साम्राज्य के दौर में महिलाओं को समाज में बराबरी की भागीदारी मिलती थी और इसका उल्लेख चोल साम्राज्य के शिलालेखों में है। चोल साम्राज्य में महिलाओं पर किसी तरह का बंधन नहीं था। महिलाएं शासन व्यवस्था में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। यहां तक कि चोल नौसेना में महिलाओं की भर्ती होती थी और वो युद्ध में भी शामिल होती थी। चोल काल के शिलालेखों में उल्लेख है कि महिला सैनिक नौसेना के जहाजों की मरम्मत भी कर लेती थी। कुछ युद्धपोतों की कमान पूरी तरह से महिलाओं के हाथ में हुआ करती थी। एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात में इसका जिक्र किया है। सुनिए उन्होंने तब क्या कहा था। बहुत कम लोगों को पता होगा कि विश्व में ज्यादातर नौसेनाओं ने बहुत देर के बाद युद्धपोतों पर महिलाओं को अलाउ किया था, लेकिन चोल नेवी में, और वो भी 800-900 साल पहले, बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं ने प्रमुख भूमिका निभाई थी और यहाँ तक कि महिलाएं लड़ाई में भी शामिल होती थी। चोल शासकों के पास शिप बिल्डिंग, जहाजों के निर्माण के बारे में बहुत ही समृद्ध ज्ञान था। एडमिनिस्ट्रेशन, चुनाव और टैक्स के साथ चोल साम्राज्य कला के क्षेत्र में भी बहुत आगे। चोल काल के दौरान कला के क्षेत्र में कई प्रयोग किए गए। इनमें से एक है ब्रॉन्ज कास्टिंग, यानी कांसे की प्रतिमाएं बनाना, और इसके लिए बहुत खास तकनीक का प्रयोग किया जाता है। चोल काल में प्रतिमाएं बनाने के लिए लॉस्ट वैक्स तकनीक का प्रयोग होता था। इसमें मोम से किसी प्रतिमा का खांचा तैयार किया जाता था और इस खांचे में पिघला हुआ कांसा डाला जाता था। खांचे में पिघला हुआ कांसा प्रतिमा का आकार ले लेता था। गर्म कांसे के कारण मोम का खांचा धीरे धीरे पिघल जाता और प्रतिमा के बनने के बाद मोम का खांचा बेकार हो जाता। इस तरह से प्रतिमा बनाने का फायदा यह होता था कि मोम के खांचे से तैयार प्रतिमा की कोई नकल नहीं कर पाता था, क्योंकि उसका खांचा तो पिघल गया। जबकि मुगलों ने ताजमहल की नकल ना हो, इसके लिए ताजमहल बनाने वाले मजदूरों के हाथ कटवा दिए। तो टेक्निक का फर्क है। लॉस्ट वैक्स तकनीक से है चोलों के दौर में नटराज के अलावा भगवान शिव, पार्वती, गणेश की प्रतिमाएं बनाई गई। ये हिंदू चोल राजाओं का गौरवशाली इतिहास है, जो नहीं बताया गया या उस ढंग से नहीं बताया गया जैसे बताना चाहिए। हम पाठशाला में प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को पता चले।